अस्सलाम वालेकुम क्लास। अच्छा, सबसे पहले जो है वो आप एक चीज नोट कर लें। आवाज क्लियर आ रही है आप लोगों को? तो हम सबसे बता देंगे। क्लास आपको आवाज आ रही है क्लियरली? ओके। अच्छा, दूसरी इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि आप अपनी अटेंडेंस के लिए अपना नाम और CMS ID इसके अंदर लिख के भेजेंगे, ताकि जो है वो आपकी अटेंडेंस इसके अंदर मार्क हो जाए। ड्यूरिंग क्लास आप किसी भी टाइम कर सकते हैं, क्लास ख़त्म होने के बाद जो है वो अटेंडेंस मार्क नहीं होगी, ठीक है। अच्छा, अब हम सबसे पहले स्टार्ट करते हैं कि हमने जो प्रीवियसली मैंने आपको होमवर्क दिया था, उसमें मैंने कहा था कि आप इसको प्रैक्टिस न्यूमेरिकल को सॉल्व करेंगे, और 1 और 3 मैंने कहा था कि वो हम क्लास में डिस्कस करेंगे। क्योंकि क्लास हम ऑनलाइन ले रहे हैं, तो मैं कोशिश करूंगी कि हम क्विकली जो भी जितने भी न्यूमेरिकल्स मैंने आपको प्रैक्टिस के लिए दिए थे उनको एक दफ़ा हम रिव्यू कर लें, ठीक है। सबसे पहले हम आ जाते हैं प्रॉब्लम 1 के ऊपर। उसके अंदर आपका फर्स्ट क्वेश्चन था कि कैलकुलेट द पीएच ऑफ अ सॉल्यूशन प्रिपेयर्ड बाय मिक्सिंग 15 ml ऑफ 0.1 मोलर सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड 30 ml ऑफ 0.1 मोलर बेंजोइक एसिड सॉल्यूशन। Benzoic acid is monoprotic. Its dissociation constant is 6.46 into 10 raised to power minus 5। ठीक है। अच्छा, इसके अंदर कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो हमें पहले प्रॉब्लम के अंदर फोकस करनी है। सबसे पहली इंपॉर्टेंट चीज इसके अंदर क्या है कि हम ये जो सोल्यूशन बना रहे हैं उसमें हम क्या यूज कर रहे हैं। हम एक एसिड यूज कर रहे हैं और एक हम बेस यूज कर रहे हैं। इससे पहले जो हमने बफर्स बनाए थे उसमें हम मोस्टली सॉल्ट फॉर्म में यूज कर रहे थे, लेकिन यहाँ पे हमने क्या किया है कि हमने दो सॉल्यूशंस की मिक्सिंग की है, जिसमें से एक जो है वो एक एसिडिक सॉल्यूशन है और एक हमारा अल्कलाइन या बेसिक सॉल्यूशन है, ठीक है। पहली इंपॉर्टेंट चीज इसके अंदर। दूसरी चीज इसके अंदर ये है कि बेंजोइक एसिड जो है वो मोनोप्रोटिक है। मोनोप्रोटिक का मतलब क्या है कि वो एक ही प्रोटॉन डोनेट करता है। हमारे पास कुछ ऐसे एसिड्स होते हैं जो, फॉर एग्जांपल फास्फोरिक एसिड, जिसके अंदर 3 प्रोटॉन्स मौजूद हैं। 3 प्रोटॉन्स मौजूद तो हैं, लेकिन वो तमाम प्रोटॉन्स एक साथ डोनेट नहीं कर देता। तो वो सोल्यूशन में डिजोल्व होता है तो वो पहले अपना एक प्रोटॉन देता है, फिर थोड़ी डिफरेंट पीके वैल्यू पे वो अपना दूसरा प्रोटॉन देता है, फिर तीसरी पीके वैल्यू पे वो अपना तीसरा प्रोटॉन देता है। तो जब हमारे पास मल्टीप्रोटिक एसिड्स होते हैं तो हमारा जो डिसोसिएशन की जो कैलकुलेशन है वो थोड़ी सी डिफरेंट हो जाती है। इसलिए मैंने आपको क्लास में बताया था कि हम जो मल्टीप्रोटिक वाली कैलकुलेशन है उस पर हम नहीं जाएंगे। तो आपको जो क्वेश्चन दिए जाएंगे वो मोनोप्रोटिक के ही दिए जाएंगे, ठीक है। लेकिन आपको ये कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए कि मोनोप्रोटिक और मल्टीप्रोटिक की जो डिसोसिएशन है वो एक दूसरे से डिफरेंट होती है, ठीक है। यहाँ तक समझ में आ रहा है? ओके। अब हम आ जाते हैं इसकी कैलकुलेशन के ऊपर। सबसे पहली इंपॉर्टेंट बात क्या है कि जब एसिड और बेस आपस में मिक्स होते हैं तो वो रिएक्ट करते हैं, ठीक है। और एसिड और बेस रिएक्ट करके सॉल्ट एंड वाटर बनाते हैं। हम सोडियम हाइड्रोक्साइड और बेंजोइक एसिड को जब मिक्स करेंगे तो हमारे पास सोडियम बेंजोएट और वाटर प्रोड्यूस होगा, ठीक है। और इसकी जो इक्वेशन है उसके अकॉर्डिंगली हमें पता है कि सोडियम हाइड्रोक्साइड और बेंजोइक एसिड जो है वो 1:1 मोलर रेशियो में रिएक्ट करते हैं, ठीक है। क्योंकि सोडियम हाइड्रोक्साइड के पास भी एक ही हाइड्रोक्सिल आयन है और बेंजोइक एसिड भी मोनोप्रोटिक है, तो इसका मतलब क्या है कि एक एच आयन बेंजोइक एसिड देगा, एक ओ एच आयन सोडियम हाइड्रोक्साइड देगा, और वो आपस में रिएक्ट कर लेंगे, ठीक है। तो 1:1 मोलर रेशियो में ये एक दूसरे से रिएक्ट करते हैं। इसका मतलब क्या है कि हमने 15 ml पॉइंट सोडियम हाइड्रोक्साइड लिया था और हमने 30 ml बेंजोइक एसिड लिया था। तो जो सोडियम हाइड्रोक्साइड है उसको कंप्लीटली कौन कंज्यूम कर लेगा? बेंजोइक एसिड कंज्यूम कर लेगा। और कितना बेंजोइक एसिड कंज्यूम करेगा? हाफ, ठीक है। 30 ml में से 15 ml हम माइनस कर देंगे तो 15 ml हमारे पास बचेगा। तो जो 15 ml बेंजोइक एसिड है उसने सोडियम हाइड्रोक्साइड को पूरा कन्वर्ट कर दिया, और अब हमारे पास
सोडियम हाइड्रोक्साइड की कंसेंट्रेशन जो है वो चेंज हो चुकी है किसके अंदर, सोडियम बेंजोएट की कंसेंट्रेशन के अंदर, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे मैंने सॉल्यूशन के अंदर कंसेंट्रेशन ऑफ सोडियम बेंजोएट लिखी है 0.05 मोलर। ये मुझे कैसे पता चला? ये मुझे इस तरीके से पता चला कि जब हाफ ऑफ बेंजोइक एसिड कंज्यूम हो गया तो बेंजोइक एसिड की ओरिजिनली कंसेंट्रेशन कितनी थी, 0.1 मोलर थी, ठीक है। 0.1 मोलर का हाफ कितना होता है, 0.05 होता है, ठीक है। और मुझे एक बात पता है कि जितना बेंजोइक एसिड कंज्यूम हुआ है उतना ही सोडियम बेंजोएट बना है, ठीक है, क्योंकि 1:1 मोलर रेशियो है। तो इससे हमें पता चला कि सोडियम बेंजोएट की जो कंसेंट्रेशन है वो 0.05 मोलर है, और बेंजोइक एसिड जो बचा है उसकी भी कंसेंट्रेशन 0.05 मोलर है, ठीक है। अच्छा, अगर फॉर एग्जाम्पल इसको आप डायरेक्टली सॉल्व कर देते कि 0.1 और 0.1 लिख देते और उसके बाद आप इसको सॉल्व कर लेते तो आंसर आपका तब भी वही आ जाता। लेकिन उसमें आपका एक तो कॉन्सेप्ट बिल्कुल रॉन्ग होता है, अगर उसमें वॉल्यूम्स चेंज हो जाते तब भी आपकी मिस्टेक हो सकती थी। इसलिए हमें बहुत क्लियरली पता होना चाहिए कि हमने अगर कोई सॉल्यूशंस की मिक्सिंग की है बफर्स के अंदर तो कोई रिएक्शन तो नहीं हो रहा। अगर रिएक्शन हो रहा है तो उस रिएक्शन के पीछे मोलर रेशियोज क्या हैं, ठीक है। तो इस चीज का आपने लाजमी ध्यान रखना है। अब यहाँ पे हमारे पास क्या हो रहा है कि एसिड और बेस को मिक्स करने के बाद सॉल्ट एंड वाटर बन गया। हमने इसकी रिमेनिंग कैलकुलेशन कर ली कि इतनी कंसेंट्रेशन में अब हमारे पास, अब देखें हमारे पास जो सोडियम हाइड्रोक्साइड और बेंजोइक एसिड का सॉल्यूशन हमने मिक्स किया था उसमें क्या बचा है, सोडियम हाइड्रोक्साइड पूरा कंज्यूम हो गया, किस में कन्वर्ट हो गया, सोडियम बेंजोएट के अंदर, ठीक है। बेंजोइक एसिड जो है वो हाफ जो है वो कन्वर्ट हुआ है सोडियम बेंजोएट के अंदर, और हाफ बेंजोइक एसिड अभी भी रहता है। उसके अलावा और क्या चीज प्रोड्यूस हुई है, वाटर प्रोड्यूस हुआ है उसके अंदर, तो वो वाटर भी वहां पे मौजूद है, ठीक है। तो अब हमारे पास जो रिमेनिंग कंसेंट्रेशन है वो 0.05 मोलर सोडियम बेंजोएट, 0.05 मोलर बेंजोइक एसिड। हमें इस सोल्यूशन का क्या फाइंड आउट करना है, पीएच मालूम करनी है। और पीएच के लिए हमने पहले भी बहुत सारे सिनेरियोज डिस्कस किए थे। मिक्सचर की बात करें तो हम डायरेक्टली हेंडरसन हेसलबैक इक्वेशन पे जाएंगे। हेंडरसन हेसलबैक इक्वेशन क्या कहती है कि पी के ए आपको पता होनी चाहिए। पी के ए हमें कहाँ से पता चलेगी, डिसोसिएशन कांस्टेंट हमें पता है बेंजोइक एसिड का, उससे हम पी के ए कैलकुलेट कर लेंगे। पी के इज इक्वल टू नेगेटिव लॉग ऑफ डिसोसिएशन कांस्टेंट, ठीक है। उससे हमने पी के ए कैलकुलेट की। यहाँ पे मैंने कैलकुलेशन शो नहीं की है लेकिन आप इसको शो करेंगे, ठीक है। फिर लॉग ऑफ बेस अपॉन एसिड, बेस इसके अंदर सोडियम बेंजोएट है और बेंजोइक एसिड इसके अंदर एसिड है, उसमें आप वैल्यूज प्लेस करेंगे। यहाँ पे दोनों वैल्यूज सेम है लेकिन ये नेसेसरी नहीं है, वैल्यूज डिफरेंट भी हो सकती हैं, ठीक है। तो हमारे पास इस सोल्यूशन की पीएच कितनी आ गई, 4.19 आ गई, ठीक है। ये क्लियर है यहाँ तक, सबको ये वाला क्वेश्चन समझ में आया है? ओके। अब आप लोग अपनी अटेंडेंस भी मार्क करते जाएं साथ साथ, ताकि मुझे पता चल जाए। अभी तक किसी ने भी अटेंडेंस मार्क नहीं की है। अपना नाम और सीएमएस आईडी लिख के भेजिएगा अटेंडेंस के लिए। ओके। अब हम आ जाते हैं प्रॉब्लम नंबर 2 पे, जो आपको मैंने कहा था कि आप खुद सॉल्व करेंगे। हाउ मेनी grams of dry ammonium chloride need to be added to 2.4 liter of a 0.8 molar solution of ammonia to prepare a buffer solution that has a pH of 8.9? Kb for ammonia is 1.77 into 10 raised to power minus 5। अब इस प्रॉब्लम को देखते हैं कि इसको हमें अप्रोच किस तरीके से करना है। सबसे पहले हमें इसके अंदर फाइंड आउट क्या करना है कि हमें मास ऑफ अमोनियम क्लोराइड चाहिए जो कि बफर बनाने के लिए रिक्वायर्ड है, ठीक है। अब हेंडरसन हेसलबैक इक्वेशन हमें क्या क्या इन्फॉर्मेशन देती है, हमें पीएच पता होती है, ठीक है। पीएच हमें इसके अंदर पीएच का कॉन्सेप्ट है, पीएच हमें पता है यहाँ पे 8.9 है। दूसरी चीज हेंडरसन हेसलबैक इक्वेशन में क्या है, पी के ए वैल्यू है। पी के ए वैल्यू के लिए आपके पास यहाँ पे वैल्यू नहीं गिवन लेकिन आपको इनफ इंफॉर्मेशन गिवन है। वो इनफ इंफॉर्मेशन क्या है, आपको बेस का डिसोसिएशन कांस्टेंट गिवन है, उससे आप पी के बी कैलकुलेट कर सकते हैं। और पी के बी को जब आप 14 में से माइनस करेंगे तो आपके पास बेस की पी के ए वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। ये आपके पास हो गया, उससे आपने पी के ए कैलकुलेट कर ली। अब है आपके पास हेंडरसन हेसलबैक इक्वेशन में बेस अपॉन एसिड कंसेंट्रेशन, ठीक है। इसमें बेस आपके पास क्या है, अमोनिया है। अमोनिया की कंसेंट्रेशन आपको गिवन है, कितनी है वो, 0.8 मोलर है।
ठीक है। और आपके पास एसिड की कंसेंट्रेशन कितनी है या सॉल्ट की कंसेंट्रेशन कितनी है, वो आपको नहीं मालूम कि आपको कितना ऐड करना है। ठीक है। तो हमने यहाँ पे ये सारी वैल्यूज प्लेस कर दी और हमें पता चल गया कि एक्स की हमें कैलकुलेशन करनी है। एक्स की कैलकुलेशन के लिए हमने पहले ये 9.248 को हम ऑपोजिट साइड पे लेके गए, तो ये इसका जो साइन है वो चेंज हो गया माइनस में, इसकी कैलकुलेशन हमने कर ली। अब लॉग को हटाने के लिए हम क्या करेंगे, लॉग हम 0.8 का नहीं ले सकते क्योंकि ये ब्रैकेट के अंदर है। हम दोनों तरफ एंटी लॉग लेंगे। जब हमने एंटी लॉग लिया तो ये वाला लॉग कैंसिल आउट हो गया और इसका एंटी लॉग हमारे पास 0.449 आ गया। ठीक है। अब हमें x की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, x वहां चला जाएगा, 0.449 डिनोमिनेटर में आ जाएगा। x की वैल्यू आ गई हमारे पास 1.782 मोलर। ठीक है, ये इसकी रिक्वायर्ड मोलैरिटी है। क्यों हम मोलैरिटी है, क्योंकि हमने हेंडरसन हेसलबैक इक्वेशन के अंदर मोलैरिटी प्लेस की थी। ठीक है। जब भी हम कंसंट्रेशन के एक यूनिट में डील करते हैं तो वही यूनिट हमारा दूसरा भी कैलकुलेट होता है। ठीक है। अच्छा, अब हमारे पास क्वेश्चन में पूछा क्या गया था, हमारे पास क्वेश्चन में ग्राम्स पूछे गए थे अमोनियम क्लोराइड के। उसको हमने कैलकुलेट किया किस तरीके से, आपको पता है अमाउंट का फॉर्मूला है आपके पास कि अमाउंट किसके इक्वल होती है, रिक्वायर्ड मोलैरिटी के मल्टीप्लाई बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर मल्टीप्लाई बाय द मॉलिक्यूलर वेट। ठीक है, ऐसे ही है। तो आपने यहाँ पे इसको कैलकुलेट किया तो आपके पास रिक्वायर्ड मोलैरिटी आ गई। अच्छा, इसमें क्योंकि आपको मोलैरिटी और वॉल्यूम दोनों पता है, तो आप नंबर ऑफ मोल्स डायरेक्टली भी कैलकुलेट कर सकते हैं और नंबर ऑफ मोल्स से आप इजीली मास कैलकुलेट कर सकते हैं। ये दोनों तरीके आप इसके अप्रोचेबल है। ठीक है। तो आप इसको सॉल्व करेंगे और आपके पास आ जाएगा मास इज इक्वल टू 228.81 ग्राम्स, यानी कि अगर आप 228.81 ग्राम्स अमोनियम क्लोराइड के ऐड करेंगे तो आपके पास जो बफर सोल्यूशन बनेगा उसकी पीएच होगी 8.9। ये वाला क्वेश्चन सबको क्लियर है? अच्छा, अगर आप में से किसी को कोई ऐसा क्वेश्चन पूछना हो जिसके लिए आपको बोलने की ज़रूरत है, तो आप अपना हैंड रेज कर सकते हैं, मैं आपको अनम्यूट कर दूंगी। ओके। नेक्स्ट हम प्रॉब्लम नंबर 3 पर आ जाते हैं। A buffer with a pH of 4.3 contains 0.33 molar of sodium benzoate and 0.26 molar of benzoic acid। ठीक है। अब ये हम वही वाला बफर कॉम्पोजिशन की बात कर रहे हैं जो हमने प्रॉब्लम नंबर 1 में डिस्कस किया था। ये बेंजोइक एसिड बफर है और इसके अंदर जो सॉल्ट यूज हो रहा है वो सोडियम बेंजोएट है, लेकिन इस दफा हमने डायरेक्टली इसके अंदर सोडियम बेंजोएट ही ऐड किया। ठीक है। अब हम इससे हमारा क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज द कंसेंट्रेशन ऑफ एचाइन इन द सॉल्यूशन आफ्टर द एडिशन ऑफ 0.058 मोल्स ऑफ HCl टू अ फाइनल वॉल्यूम ऑफ 1.6 लीटर। सिचुएशन क्या है, हमारे पास पहले से एक बफर मौजूद है जिसके अंदर सोडियम बेंजोएट और 0.26 मोलर बेंजोइक एसिड है। ठीक है, हमने इसके अंदर क्या किया, हमने इसके अंदर अ सर्टेन अमाउंट ऑफ HCl ऐड कर दिया। फाइनल वॉल्यूम हमारे पास बफर का 1.6 लीटर है। फाइंड आउट क्या करना है, हमें कंसेंट्रेशन ऑफ एचाइन पता करनी है। कंसेंट्रेशन ऑफ एचाइन के लिए हमें पहले पीएच पता होनी जरूरी है, क्योंकि पीएच से ही हम एचाइन की कंसेंट्रेशन कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है। तो हम सबसे पहले देखेंगे कि हेंडरसन हेसलबैक इक्वेशन के अंदर हमें क्या क्या पता है। ठीक है, पीएच पता है। ठीक है, एसिड और बेस की कंसेंट्रेशन पता है, उससे हम पी के ए वैल्यू कैलकुलेट कर लेंगे। पी के ए वैल्यू की जरूरत हमें इसलिए है कि आगे जाके हमने उसको यूज करना है। ठीक है, एंडरसन हैसलबैक इक्वेशन के अंदर सबसे पहले हमने इसकी पीके वैल्यू कैलकुलेट कर ली। हम डायरेक्टली बेंजोइक एसिड से भी कर सकते हैं और लाइक बेंजोइक एसिड की पीके वैल्यू डिसोसिएशन कांस्टेंट से भी कर सकते हैं और इस तरीके एंडरसन हैसलबैक इक्वेशन से भी कर सकते हैं। दोनों से आपके पास एक ही आंसर आएगा। अगर आप प्रॉब्लम 1 में जाके देखें तो आप देख सकते हैं कि बेंजोइक एसिड की पीके वैल्यू वहां पे भी 4.19 ही आई थी। ठीक है। अच्छा जी। अब नेक्स्ट आपने क्या करना है, जब HCl ऐड होगा तो HCl क्या करेगा, क्योंकि HCl स्ट्रॉन्गर एसिड है तो वो सोडियम बेंजोएट में से बेंजोइक एसिड को रिमूव कर देगा
और क्या होगा, उससे सोडियम क्लोराइड कन्वर्ट कर देगा उसको, ठीक है। HCl ने अब किया क्या, देखिए जब भी हम कोई एसिड ऐड करते हैं तो एसिडिक स्ट्रेंथ इंप्रूव होगी। यहाँ पे भी आप देख सकते हैं कि HCl ने क्या किया, सोल्यूशन के अंदर जाके सोडियम क्लोराइड सॉल्ट बना लिया। पहले से सोडियम बेंजोएट सॉल्ट था, लेकिन उसने उसको किस में कन्वर्ट कर दिया, सोडियम क्लोराइड के अंदर। और बेंजोएट आयन जो था वो डिस्प्लेस हो गया और उसने दोबारा से बेंजोइक एसिड बना लिया, ठीक है। अब एसिड की जो कंसेंट्रेशन है वो सोल्यूशन के अंदर बढ़ गई, ठीक है। HCl ने तो रिएक्ट कर लिया, लेकिन बेंजोइक एसिड की कंसेंट्रेशन उसके अंदर बढ़ गई, और कितनी बढ़ी ये हमें कैलकुलेट करना होगा। हमारे पास ओवरऑल कितना सोडियम बेंजोएट था, 0.33 था, ठीक है। कितने एसिड ने उसके साथ रिएक्ट किया, 0.058 ने। 0.058 क्योंकि 1:1 मोलर रेशियो में रिएक्ट कर रहा है, तो आपके पास सोडियम बेंजोएट भी उतना ही बनेगा। इसलिए 0.33 में से आपने 0.058 माइनस कर दिया, आपके पास सोडियम बेंजोएट की कंसेंट्रेशन आ गई, ठीक है। बेंजोइक एसिड कितना ऐड हुआ, जितना HCl हमने ऐड किया था उतना ही उसके अंदर बेंजोइक एसिड ऐड हो गया, क्योंकि HCl ने सोडियम बेंजोएट के साथ रिएक्शन कर लिया था, ठीक है। अब हमारे पास क्योंकि सॉल्ट और एसिड की जो कंसेंट्रेशन है वो चेंज हो गई है, दैट इज वाई अब हमें न्यू पीएच डिटरमाइन करनी होगी। न्यू पीएच जो है वो अकॉर्डिंग टू द न्यू कंसेंट्रेशन होगी, ठीक है। दोबारा से एंडरसन हेसलबैक इक्वेशन लगाएंगे और उसके थ्रू हमारे पास न्यू पीएच वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। जब पीएच वैल्यू आ गई, उससे फिर आपने HN की कंसेंट्रेशन के लिए एंटी लॉग लेते हैं। तो एंटी लॉग के लिए आपने सिंपल कैलकुलेटर यूज करना है। -4.128 का जब आप एंटी लॉग निकालेंगे तो आपके पास HN की कंसेंट्रेशन आ गई, ठीक है। तो ये न्यू HN कंसेंट्रेशन है आफ्टर द एडिशन ऑफ HCl। ये वाला क्वेश्चन समझ में आया आप लोगों को? ओके। उसके बाद प्रॉब्लम 4, 5 और 6, ये तो सिंपल सी हैं, आपने इजीली सॉल्व कर ली होंगी। अब हम आ जाते हैं बुक के ऊपर, ठीक है। बुक के अंदर कुछ टॉपिक्स हैं जो कि आपने पढ़ने हैं, उसको मैं आपको क्विकली एक दफ़ा रिव्यू करके बता देती हूँ, ताकि आप वो टॉपिक्स पढ़कर रहें। मैं नेक्स्ट क्लास में इसमें से क्वेश्चंस पूछूंगी, ठीक है। तो मेक श्योर कि आपने इसको पढ़ा हो। अ, ये आपकी डेविड जी वॉटसन की बुक है, जिसमें से चैप्टर 2 हम पढ़ रहे थे। चैप्टर 2 के अंदर अभी तक हमने इंट्रोडक्शन का पार्ट आपने पढ़ना है, ठीक है। कैलकुलेशन ऑफ पीएच वैल्यूज ऑफ एक्वस सॉल्यूशन ऑफ एसिड एंड बेस, ठीक है। इसके अंदर मैंने आपको ये तमाम चीजें पढ़ाई हैं। डिसोसिएशन वाटर किस तरह से होगा, स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस की कैलकुलेशन हम कैसे करते हैं, वीक एसिड वीक बेस की कैलकुलेशन कैसे करते हैं, लेकिन आपने एक दफा इसको बुक के अंदर भी रिव्यू करना है, ठीक है। ओके। नेक्स्ट आपने इसके अंदर एसिडिक एंड बेसिक स्ट्रेंथ, जो पीकेए का कॉन्सेप्ट है, उसके बारे में पढ़ना है। हेंडरसन हैसलबैक इक्वेशन का सेक्शन आपने रीड करना है एक दफा। इसके अंदर जो ये एग्जाम्पल्स दी हुई हैं उसको आपने यूज करना चाहिए। जो ये वाली एग्जाम्पल है आयनाइजेशन वाली, इसमें एक ये वाला फॉर्मूला है आपके पास, दिस वन, कि एसिड की परसेंट आयनाइजेशन कैसे कैलकुलेट होती है और बेस की परसेंट आयनाइजेशन कैसे कैलकुलेट कैलकुलेट होती है। इसको आपने आयनाइजेशन ऑफ ड्रग मॉलिक्यूल, देखिए पीकेए, बफर, ये सब कुछ हम पढ़ ही इसीलिए रहे हैं कि इन सब चीज़ों की इंपॉर्टेंस होती है कि हमारी ड्रग हमारी बॉडी के अंदर जाके किस तरह से डिसॉल्व हो रही है, किस तरीके से वो एब्जॉर्ब हो रही है। जब तक वो डिसॉल्व नहीं होगी, यानी कि आयनाइज नहीं होगी, उस वक्त तक वो हमारी बॉडी के अंदर एब्जॉर्ब नहीं हो सकती, ठीक है ना। तो आपने इस चीज को अंडरस्टैंड करना है, और इसके लिए अगर एसिडिक ड्रग होगी तो उसकी कैलकुलेशन थोड़ी सी डिफरेंट है। उसमें पीएच में से पीकेए माइनस करते हैं, और बेसिक ड्रग है तो पीकेए में से पीएच माइनस करते हैं। ये दोनों बहुत माइनर से डिफरेंस के साथ ये फॉर्मूले हैं, इनको आपने याद कर लेना है।
और यहाँ पे दो एग्जाम्पल्स दी हुई है, उसकी आपने प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। आयनाइजेशन ऑफ ड्रग मॉलिक्यूल का कॉन्सेप्ट आप देखेंगे। यहाँ पे आपके पास एग्जांपल्स दी हुई हैं कि अगर डाइफिन हाइड्रामीन है, तो डाइफिन हाइड्रामीन के अंदर जो है वो बेसिक नाइट्रोजन प्रेजेंट होता है, और pH 7 पे अगर हमें कैलकुलेट करना है कि ये कितने परसेंट आयनाइज होगी, तो हम इस तरीके से इसको कैलकुलेट कर सकते हैं कि न्यूट्रल pH पे 99% जो है वो आयनाइज हो जाती है। इसी तरीके से आइबुप्रोफेन है। आइबुप्रोफेन जो है वो एसिडिक ड्रग है, pH 7 के ऊपर ये भी 99.8% आयनाइज हो सकती है। इसको आप प्रैक्टिस करने के लिए ये कर सकते हैं कि इसको 4 pH पे और 11 pH पे, इन दोनों पे आप करके देखेंगे कि 4 और 11 pH पे कितने परसेंट परसेंट आयनाइज होती है। इसका आंसर आप मुझे नेक्स्ट क्लास में देंगे, ठीक है, डाइफिनहाइड्रामीन का भी और आइबुप्रोफेन का भी। उसके सॉरी 4 और 9 पे कीजिएगा। अच्छा, ये यहाँ पे उसके बाद आपके पास एक सेल्फ टेस्ट 2.5 है, इसके अंदर भी आपके पास चार ड्रग्स की एग्जांपल दी हुई है, ब्यूपिविकेन, एटेनोलॉल और इंडोमिथासिन और 5-फ्लोरिसिल। और इसमें आपको बताया हुआ है कि इनकी पीके वैल्यूज क्या है, साथ में लिखा हुआ भी है कि ये बेस है या एसिड है, ताकि आप अप्रोप्रिएट फार्मूलाज के ऊपर अप्लाई कर सकें। इस पे आपने कैलकुलेट करना है 4 और 9 के ऊपर ही कि 4 pH पे ये कितनी आयनाइज्ड होंगी और 9 pH पे कितनी आयनाइज्ड होंगी। ये जो इन्फॉर्मेशन होती है ये हेल्पफुल होती है हमें फॉर्मुलेशन को डिजाइन करने के लिए, कि हमें अपनी फॉर्मुलेशन को किस तरह से टारगेट करना है कि वो स्टमक में जाके डिजोल्व हो या वो इंटेस्टाइन में जाके डिजोल्व हो, ठीक है। अच्छा, उसके बाद ये बफर्स का टॉपिक है, इसको भी आप अच्छे तरीके से रीड करेंगे यहाँ पे। और ये सारे जो कॉन्सेप्ट हैं ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, इसको आप अच्छे तरीके से रीड कर लेंगे। डिफरेंट न्यूमेरिकल वैल्यूज यूज किए थे लेकिन हमने इसको पढ़ा था, ठीक है। सॉल्ट हाइड्रोलिसिस आपके उसमें इंक्लूडेड नहीं है। एक्टिविटी, आयनिक स्ट्रेंथ, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, ये भी आपका पार्ट नहीं है। पार्टीशन कोएफिशिएंट भी आपने नहीं पढ़ना। ड्रग स्टेबिलिटी भी आप जो है वो उसमें पढ़ते हैं क्वालिटी कंट्रोल के अंदर, उसके अंदर डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह ताला। ओके, बस ये आपको चैप्टर 3 के अंदर, सॉरी चैप्टर 2 के अंदर ये तमाम चीजें कवर करनी है। नेक्स्ट क्लास में मैं आपसे चैप्टर 2 के अंदर जो क्वेश्चंस होंगे वो पूछूंगी, और उसके बाद हम इंशाल्लाह ताला अपना टाइट्रोमेट्रिक एनालिसिस का टॉपिक स्टार्ट करेंगे, जिसके अंदर हमें डिफरेंट टाइप ऑफ टाइट्रेशन पढ़नी है, और उसको हम हर ड्रग के हिसाब से पढ़ेंगे कि कौन कौन सी ड्रग्स की एनालिसिस हम उन टाइट्रोमेट्रिक एनालिसिस से कर सकते हैं, ठीक है। आज की क्लास में कोई ऐसी चीज जो आपको समझ में ना आई हो? सब कुछ क्लियर है? थैंक यू क्लास। अटेंडेंस सबने मार्क कर लिए? अल्लाह हाफिज।